लिखते हैं हेडिंग, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही आज पढ़ेंगे हम लोग। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी पिछले लेक्चर में आप पढ़े हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अभी लिखना बंद करिए, ध्यान से बोर्ड पर देखिए आप लोग। यहां हम एक द्विध्रुव लेते हैं और ये मान करके कि ये द्विध्रुव हवा या निर्वात में, ठीक। और द्विध्रुव वो होता है, नाम से स्पष्ट है, जिसमें दो ध्रुव होते हैं लेकिन दोनों ध्रुव समान किंतु विपरीत प्रकार के होते हैं। तो एक प्लस क्यू आवेश ले लेंगे और एक माइनस क्यू आवेश लेंगे। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l जो बहुत अल्प होती है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O लेते हैं और द्विध्रुव का नाम रखते हैं ये AB एक द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। द्विध्रुव वो होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। बार बार हम इसका डिफिनीशन बता दे रहे हैं आपको। निरक्षीय स्थिति क्या होता है, तो पहले भी हम आपको बता दिए कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक लंबर्धक खींचते हैं। लंबर्धक क्या होता है, ये लंब भी होता है और जिस रेखा पर ये पड़ता है उस रेखा को ये दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में क्या होगा, अगर ये मध्य बिंदु था, टोटल डिस्टेंस 2l था, तो आधा कितना हो जाएगा, l हो जाएगा और इधर भी आधा l होगा। और यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, एक बात तो इसको आप नीचे तक भी बढ़ा सकते हैं और इस पर कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे इस रेखा पर तो सभी बिंदु निरक्षीय स्थिति के बिंदु कहलाते हैं। और अच्छी स्थिति के लिए बताए थे कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को आप सीधा आगे पीछे बढ़ा दीजिए और उस पर कहीं आप कोई पॉइंट लेंगे तो वो अच्छी स्थिति होगा, और लंबर्धक पर आप जब कोई पॉइंट लेंगे तो वो निरक्षीय स्थिति होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट है P, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैं मान लेता हूं कि बिंदु O से बिंदु P की दूरी दे रखा है, वो स्मॉल r है। यानी कि द्विध्रुव से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तरीका क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक ना, उसको हम इन आवेशों से मिलाएंगे। तो इसको हम मिलाते हैं और इसको भी मिलाते हैं। सुनिएगा, हमको द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन हमें इस आवेशों से इस बिंदु की दूरी पता नहीं है, लेकिन हम पता कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये लंबर्धक था, तो यहाँ वाला एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। थोड़े समय के लिए यहाँ वाले एंगल को आप थोड़े समय के लिए आप मान के चलिए ये थीटा है। एक बात और सुनो, ये 90 डिग्री है, ये लेंथ l है, ये वाला लेंथ r है, तो यहाँ थीटा बना। तो सेम कंडीशन इधर भी तो है, ये वाला लेंथ l है, ये वाला लेंथ वही r है, यहाँ भी एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा। ये दोनों एंगल समान बनेंगे। लॉजिक क्या है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों के लिए क्या था, समान था, और दोनों में एक एंगल 90 डिग्री क्या था, कॉमन था, इसलिए ये वाला एंगल थीटा बनेगा तो ये भी थीटा बनेगा। अब देखा जाए तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना तो सिर्फ आप OPB यानी कि सिर्फ इस त्रिभुज को देखेंगे तो यह एक समकोण त्रिभुज बना, और समकोण त्रिभुज में ये हो गया इसका कर्ण, और ये क्या था, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब। हमें इस लेंथ की लंबाई ज्ञात करनी है, बोले तो इस त्रिभुज का आप क्या ज्ञात कर दीजिए, कर्ण का मान ज्ञात कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट लंब का स्क्वायर बोले तो r का स्क्वायर प्लस आधार कितना था, l था,
तो L का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस पता चल गया। अब इधर भी R और L था, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही होगा। मतलब जैसे हम अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, तो E1 और E2 का मान निकाले थे। बोले तो अलग अलग आवेशों के कारण, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो जाए, इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो जाए, और दोनों तीव्रताओं का सदिश योग कर देंगे तो हमें पूरे द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। तो पहले तो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आवेश पता था, डिस्टेंस नहीं पता था, तो डिस्टेंस हम पता कर लिए। अब सुनिएगा लॉजिक क्या है। माइनस आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, उसकी ओर होती है, ठीक। और धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर होती है। तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस बिंदु पर बनाएंगे, इससे दूर होगा। इसको थोड़े समय के लिए हम क्या मान ले, E1 मान ले। और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उसकी ओर होगा, इसको थोड़े समय के लिए हम क्या मान ले, E2 मान ले। देखिएगा E1 इसके लिए माना गया है, इस धन आवेश से उसी रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर, माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उसकी ओर। और ये बात हम बोले थे कि आप लोग कंप्लीट करिए, इस बात को आप दिमाग में बैठा कर रखिए कि धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर होती है, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उसकी ओर होती है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। अभी देखिएगा, पहले तो हम E1 का मान निकाल ले कि E1 का मान कितना होगा। तो E1 का मान निकालते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा। आवेश पता है आपको Q, और डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, E1 का मान पता चल गया। E2 का मान पता करेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा। आवेश Q ही रखेंगे, माइनस और प्लस के लिए हम डायरेक्शन बना दिए हैं, और डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, डिस्टेंस यही है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। E1 और E2 दोनों का हमने मान भी निकाल लिया और दिशा भी निकाल लिया। अब ये E1 और E2 दोनों कैसी राशियां होती है, सदिश राशियां होती है। तो क्या हम इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे, क्या नहीं, डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, हम इसका सदिश योग करेंगे। और सदिश योग करने का तरीका देखिएगा, दो सदिशों का सदिश योग तभी कर सकते हैं जब दोनों सदिशों के बीच का कोण पता हो। हम फिर से रिपीट करते हैं, हम एग्जांपल आपको बताए थे कि अगर ये F1 है, ये F2 है, ये दो सदिश राशियां हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इस बिंदु पर कितना इन दोनों का योग होगा, यानी कि F नेट का मान निकालने के लिए आप पहले सदिश का स्क्वायर, दूसरे सदिश का स्क्वायर और दोनों का गुणा करते हैं, और इनके बीच का एंगल cos थीटा लेते हैं। अगर थीटा F1 F2 पता हो जाए, अगर थीटा नहीं पता रहेगा तो आप इनका योग नहीं कर पाएंगे। तो E1 और E2 तो पता था, लेकिन इनके बीच का एंगल अभी हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन हम उसको दिखाएंगे, अभी दिखेगा वो। जब तक थीटा नहीं पता होगा तब तक इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, और तब तक हम इन दोनों सदिशों को क्या करेंगे, जोड़ नहीं पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एंगल दिखेगा, अभी दिखेगा, हम दिखा रहे हैं, बस आप बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा और हमारी बात सुनते रहिएगा। इस वाली लाइन के समांतर, इसी के समांतर हम इस पॉइंट P पर एक रेखा खींचते हैं। देखा जाए तो ये और ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई क्या, और दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाता है, मतलब अगर ये वाला बोले तो ये थीटा था, तो ये भी क्या था, थीटा था। अगर इसे पीछे तक बढ़ाइए आप, पीछे तक, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के समांतर थी, इसको एक तीसरी रेखा काट रही है, तो ये वाला एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ये पॉइंट P था, ठीक। अब हम इस फिगर को अलग से बनाते हैं, वहां बनाएंगे तो बहुत डिस्टर्ब होगा, यहां अलग बनाते हैं, ध्यान से देखिए। ये E1 था, ये E2 था, ये वाला एंगल कितना आया था, अभी थीटा था, ये पॉइंट P था,
देखिएगा, अगर ये वाला थीटा पर था तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा पर ही होगा, थीटा पर ही होगा। ये E1 और E2 दो सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों का जरूरत पड़ता है तो ये अपना वियोजन कर लेता है, यानी कि अपने आप को दो पार्ट में तोड़ लेता है। जब इसकी आवश्यकता होती है तो ये अपने आप को तोड़ता है। और ध्यान से देखिएगा, अगर कोई सदिश है, जैसे मान लीजिए ये F है, इस पॉइंट पर लगा हुआ है और ये क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर लगा हुआ है, तो हमें इस सदिश राशि का वियोजन करना है। तो जिस भी सदिश राशि का वियोजन करना होता है वो किसी न किसी कोण पर जरूर लगा होता है। जैसे F थीटा कोण पर लगा था, वैसे E1 भी थीटा कोण पर है, E2 भी सदिश है, ये थीटा कोण पर लगे हैं। और सदिश का वियोजन हम 11th में बहुत बार सिखाए हैं, एक बार यहाँ भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये मान करके कि आप कुछ जानते नहीं है तो ध्यान से देखिएगा, वियोजन अनिवार्य है, आना ही चाहिए। अगर वियोजन नहीं आएगा तो इंटरमीडिएट पढ़ना बेकार है आपका फिजिक्स। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, हम बोले कि जिस भी सदिश का वियोजन करना होता है वो किसी न किसी कोण पर जरूर लगा होता है। जिस कोण पर लगा होगा उस कोण के सामने आप एक लंब रेखा खींचेंगे परपेंडिकुलर, ये लंब हो जाएगा। और लंब हमेशा आधार के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये लंब हुआ, थीटा के सामने लंब खींचते ही ये लंब हुआ, ये आधार हो जाएगा। और जिसका वियोजन करना रहता है वो ऑटोमेटिक कोण पर आ जाता है। ठीक, देखा जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज बना। और समकोण त्रिभुज में आप लोग पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण, और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण। यानी कि देखा जाए तो साइन थीटा में लंब आता है और कास थीटा में आधार आता है, कोण तो दोनों में कॉमन रहता है। ठीक, अगर हमें इस आधार का मान निकालना है, आधार का मान निकालना है, आधार का, तो यहां से आधार का मान निकालेंगे तो कोण का गुणा करेंगे, तो यानी कि ये कोण इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, आधार। कोण का मान हमको पता था, कोण पे क्या लगा हुआ था, F, इसका मान F रखेंगे, इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, तो F कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार। यानी कि आधार का मान हमको पता चल गया, ये F कॉस थीटा। रेखा गणित ये कहता है कि दो समांतर रेखाओं का मान आपस में बराबर रहता है। इस लंब के समांतर हम यहाँ एक रेखा खींचे हैं, दो समांतर रेखाओं का मान आपस में बराबर रहता है। सुनिएगा, अब हमको आधार का मान निकाल लिए F cos थीटा, अब लंब का मान निकालना है, तो लंब का मान निकालेंगे तो लंब बराबर हो जाएगा कोण इंटू साइन थीटा। और कोण का मान आपको पता था पहले से, क्या था, F था, तो F इंटू साइन थीटा लिखेंगे, यानी कि लंब का भी मान पता चल गया। और दो समांतर रेखाओं का मान आपस में बराबर होता है तो आप इसे F साइन थीटा लिख सकते हैं। यानी कि ये F का दो पार्ट में वियोजन हुआ, एक F cos थीटा हुआ, एक F sin थीटा। और जिस भी सदिश राशि का दो पार्ट में वियोजन होता है वो वियोजन वाले दोनों पार्ट हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे रहते हैं। ठीक, हम इतना लंबा चौड़ा न लिख करके आपको एक लाइन में आपको लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, फिर से बनाते हैं इस फिगर को। ये देखिएगा, ये F था, ये थीटा कोण पर लगा हुआ था, हमें F का वियोजन करना था, तो इतना काम आप जरूर करेंगे। वियोजन करना है तो थीटा के सामने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यानी कि ये लंब हुआ, ये आधार। अब कहेंगे आप कि समकोण त्रिभुज में आधार जो होता है वो कास थीटा में आता है, वियोजन F का करना था तो इसके साथ F का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आधार का मान निकल जाएगा F cos थीटा। लंब के समांतर आप एक रेखा खींचेंगे, दो समांतर रेखाओं का मान आपस में बराबर माना जाता है। लंब किस में आता है, साइन थीटा में आता है। वियोजन किसका करना था, F का, तो F का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए वही मान निकल के आया, F cos थीटा और F sin थीटा। और ये दोनों हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे ही रहेंगे, ये वियोजन वाले। तो यहां हम E1 और E2 का अब इसी टाइप से वियोजन करते हैं। वियोजन करेंगे, पहले इसको हटाते, वियोजन करेंगे तो हमें इन सदिशों का योग करना आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए, वियोजन करते हैं। वियोजन करने का तरीका अभी बताए, थीटा के सामने आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, लंब रेखा खींचेंगे, तो यहाँ डॉटेड करके हम एक लंब खींच रहे हैं। जैसे ही ये लंब होगा ये तुरंत ये नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी, आधार। यहाँ थीटा के सामने लंब खींचे हैं तो यहाँ भी थीटा के सामने एक लंब खींचेंगे, ये लंब होगा तो इसके लिए फिर ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, लंब के समांतर इस पॉइंट पर वास्तव में
ये सदिश इस पॉइंट पर काम किया है, न कि कहीं इधर इधर नहीं काम किया, इस पॉइंट पर काम किया है। इसलिए हम लंब के समांतर एक रेखा यहां खींचेंगे और लंब के समांतर एक रेखा यहां भी खींचेंगे, ये दो रेखाएं खींचेंगे। अब देखिएगा, इस वाले समकोण त्रिभुज में ये वाला आधार हो गया, ये लंब हो गया, जिसका वियोजन करना होता है वो ऑटोमेटिक कर्ण पे आ जाता है। हम क्या बताएं, डायरेक्ट लिखेंगे, आप आधार किस में आता है, कॉस थीटा में आता है। वियोजन किसका करना था, E1 का करना था। लंब किस में आता है, साइन थीटा में आता है। वियोजन किसका करना था, E1 का करना था। यानी कि E1 का हम दो पार्ट में वियोजन कर दिए, एक E1 cos थीटा, एक E1 sin थीटा। सेम E2 का भी वियोजन करेंगे, तो यही आधार E2 के लिए भी था। आधार किस में आता है, cos थीटा में। वियोजन किसका करना था, E2 का। ये लंब था, लंब के समांतर रेखा का मान। लंब किस में आता है, साइन थीटा में। वियोजन किसका करना था, E2 का। यानी कि E2 का भी हमने दो वियोजन किया, तो एक E2 साइन थीटा नीचे की ओर और एक E2 cos थीटा। यहाँ लंब, यहाँ E1 का वियोजन किया तो E1 साइन थीटा और E1 cos थीटा आया। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए जो मान E1 का था 1/4πε0 Q/r² प्लस L², जो मान E2 का है 1/4πε0 Q/r²। ये क्या दोनों मान आपको इक्वल दिख रहे हैं, क्या इक्वल दिख रहे हैं? यानी कि आप यहाँ क्या कह सकते हैं, E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर, बराबर है। तो इसको आप थोड़े समय के लिए क्या मान लो, E मान लो। तो यहाँ E1 की जगह पर आप E मानोगे तो क्या बन जाएगा, E साइन थीटा। नीचे भी E2 की जगह आप E मानोगे, क्योंकि E1 E2 दोनों मान आपस में बराबर थे, तो ये भी E साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ E साइन थीटा और E साइन थीटा मतलब क्या होगा, अगर ये कोई लड़का है, इसके दोनों हाथों पर बराबर बराबर 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा करके दो दिशाओं में खींचेंगे तो ये कहीं जाएगा क्या, नहीं। जब दो सदिश राशियां एक दूसरे के बराबर और विपरीत रहती हैं तो ये सदिश राशियां एक दूसरे को निरस्त कर देती है, कैंसिल कर देती है। यानी कि ऊपर ई साइन थीटा, नीचे ई साइन थीटा, दोनों मान आपस में क्या था, बराबर था। इसलिए ये वाला सदिश इस वाले सदिश को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, हटा देगा, इसका मतलब खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक डायरेक्शन में दो सदिश राशियां आ रही हैं, एक E1 cos थीटा था, एक E2 cos थीटा था। और आपको पता है जब ये दोनों एक ही दिशा में है तो इनका हम क्या करेंगे, डायरेक्ट योग कर लेंगे। यानी कि अब हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योग करेंगे तो क्या करेंगे, लिखते हैं E नेट का मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। E नेट बराबर कहां लिख रहे हैं, बिंदु P पर लिख रहे हैं, तो वो होगा E1 cos थीटा और प्लस क्या लिखेंगे, E2 cos थीटा लिखेंगे। ठीक, E1 की जगह भी आप E लिख सकते हैं, E cos थीटा। E2 की जगह भी आप E लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों मान आपस में क्या था, बराबर था। इसलिए E1 की जगह भी E लिखा और E2 की जगह भी E लिखा, तो E cos थीटा, E cos थीटा सेम में सेम जोड़ेंगे, डबल हो जाएगा, ये 2E cos थीटा होगा। ये E नेट का मान निकल के आ रहा है पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E का मान आपको रखना है तो इन दोनों मानों में से किसी एक मान को उठा के वहां रख दीजिए, तो E नेट निकल के आएगा 2 इंटू E का मान रखते हैं 1/4πε0 Q/r² प्लस L² और इंटू क्या होगा, cos थीटा होगा। अब देखिएगा, ये तो कांस्टेंट है, द्विध्रुव का एक आवेश Q है, r² प्लस L² द्विध्रुव के आवेश से बिंदु P की दूरी है। ये cos थीटा हमको पता नहीं है तो हम cos थीटा का मान रखेंगे, क्योंकि थीटा हम अपने साइड से माने थे और डेरिवेशन में जो भी हम अपने साइड से मानते हैं उसको हटाना होता है। आपको दिया क्या था, तो हम एक बार रिपीट करते हैं। दिया है कि एक द्विध्रुव है AB, जिसका एक आवेश प्लस Q है, दूसरा क्या है, माइनस Q, ये दिया है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2L है। हमें द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये R दिया है। बाकी जो ड्रामा कर रहे हैं ये हम मान निकालने के लिए अपने साइड से कर रहे हैं। यानी कि थीटा नहीं दिया हुआ था, थीटा हम माने थे और जिसको हम मानेंगे उसको हटाएंगे। यानी कि अगर हम cos थीटा का मान यहाँ रख देंगे तो हमारा सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इधर जगह नहीं है, इधर लिखते हैं।
इस त्रिभुज को देखिएगा, ए पी ओ में ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या है, कोण। ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण होता है क्या, तो लिखेंगे आधार बटे कोण। आधार का मान किसके बराबर था, एल के बराबर था, और कोण का मान किसके बराबर था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर था। यानी कि cos थीटा की जगह पर एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको यल पता है दिया है, आर भी पता है दिया है, लेकिन थीटा cos थीटा नहीं दिया था, इसलिए इसको हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे। तो हम इस समकोण त्रिभुज से cos थीटा का मान निकालेंगे, तो ये एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। अब इस मान में इस वैल्यू को रखेंगे तो लिखेंगे ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ध्यान से देखिएगा 2 का क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो q इंटू 2 लिख सकते हैं, या 2q लिखे, 2q लिखे, डिवाइड बाई क्या था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिखे, और इंटू cos थीटा का मान हम निकाल दिए हैं, तो ये एल स्क्वायर और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और देखिएगा इसको लिखते हैं q इंटू 2l, 2 को l के साथ लिख सकते हैं क्या, और डिवाइड बाई, एक चीज और देखिएगा, अगर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को आप थोड़े समय के लिए ए मान लो, तो यहां भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को क्या मानोगे, ए मानोगे, लेकिन ये किस में है, रूट में है। रूट का मतलब होता है कि पावर में ये कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ ए की पावर क्या था, 1 था। अगर दो संख्याओं का बेस आधार समान होता है और बीच में गुणे का चिन्ह होता है, तो पावर को चिन्ह सहित ऐड करेंगे, यानी कि 1 + 1/2 करेंगे, तो ये ए की पावर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को दोनों को आप मिलाएंगे तो आप लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बात क्लियर है? तो इसको अब हम हटाते हैं और लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। आपको पता है, क्या पता है, P बराबर Q इंटू 2L भी होता है, और P क्या होता है, अगर ये द्विध्रुव है तो इस द्विध्रुव का आघूर्ण होगा, और द्विध्रुव के आघूर्ण को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यानी कि Q इंटू 2L की जगह पर हम P को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लिखे तो ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसकी जगह पर P आ जाएगा, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 होगा। ठीक, इस वाले फार्मूले का यूज हम छोड़ेंगे नहीं, इसको इसका भी यूज करते हैं, लेकिन हम बोले कि इस फार्मूले का यूज कंपटीशन के लिए किया जाता है, ठीक ना। इसमें जो L होता है, L वो R की तुलना में छोटा नहीं है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, और जब छोड़ेंगे नहीं तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन बोर्ड में इसे लाइक नहीं किया जाता है। अब देखिएगा, अगर ये डिस्टेंस R है, वो L की तुलना में या द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L की तुलना में बहुत अधिक है, मतलब क्या हुआ कि अगर कहे R ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, अब जीरा नहीं मान रहा है, ग्रेटर देन L तक लेके जाए, ठीक, यानी कि ये हो गया इतना बड़ा, बोले तो समुद्र, और ये एक बाल्टी पानी, समुद्र में एक बाल्टी पानी जोड़ देंगे तो बनने बढ़ जाएगा, आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं होगा। आप एक बाल्टी पानी जोड़िए या एक बाल्टी पानी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि R, अच्छा देखिए, R बहुत बड़ा है, ऊपर से इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। L क्या है, बहुत छोटा है, और छोटे का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में एक बहुत छोटी सी संख्या जोड़ेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह पर हम केवल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, हम पहले लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह पर केवल आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब सोल्यूशन निकल के आ गया, बस थोड़ा सा है, ध्यान से बोर्ड पर देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान
इसकी जगह पर केवल आर स्क्वायर लिखेंगे और पावर में टोटल कितना था 3/2। पावर का पावर के साथ गुणा होगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा। इनेट का मान निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P अपान क्या हो जाएगा r³ होगा। ये हुआ वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक ना। अभी देखिएगा अच्छी स्थिति में निकाले थे, अच्छी स्थिति में निकाले थे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान क्या था r³ और निरक्षीय स्थिति में निकाले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान क्या हो जाएगा r³ होगा। याद रखने के लिए ये लॉजिक लगाते हैं, याद रखने के लिए लॉजिक लगाते हैं। अगर अच्छी वाला फार्मूला कंप्लीट है तो उसमें से 2 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा निरक्षी, या निरक्षी वाले फार्मूले को कंप्लीट करिए तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निरक्षी स्थिति का फार्मूला पता चल जाएगा। बात क्लियर है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तो बहुत साफ सुथरा डेरिवेशन किया गया है। फिगर बनाएंगे और E1 E2 का मान निकालेंगे। हम इसका सदिश योग करने के लिए E1 और E2 का वियोजन किया है 2 पार्ट में। वियोजन करने का भी तरीका आपको सिखाए हैं कि जिस भी सदिश राशि का वियोजन करना होता है वो किसी न किसी कोण पर जरूर लगा होता है। उस कोण के सामने आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तुरंत समकोण त्रिभुज बनेगा। उस समकोण त्रिभुज में जिसका वियोजन करना रहता है वो ऑटोमेटिक कोण पे आ जाता है। लंब और आधार का मान निकालना है। आधार cos थीटा में आता है, लंब sin थीटा में आता है। इस तरह से वियोजन करेंगे और हम देखे हैं कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों का मान आपस में क्या था बराबर था, इसलिए दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देगा। इसका काम खत्म। सिर्फ E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को जोड़ेंगे तो पॉइंट P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। बाकी कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है।